नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस रूटीन्स। जो वीआरएम है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसमें मेंटेनेंस के रूटीन्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्या क्या रूटीन्स होना चाहिए। चालू करते हैं आज का वीडियो। ऑब्जेक्टिव, आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ये छोटा सा वीडियो है, इसमें ज़्यादा नहीं है। हम इससे कुछ पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? provides the basic knowledge to carry out the maintenance routine of vertical roller mill। जो वर्टिकल रोलर मिल है उसका बेसिक नॉलेज देना है मेंटेनेंस को कैरी आउट करने के लिए, मेंटेनेंस को कंप्लीट करने के, एग्जीक्यूशन पार्ट को कंप्लीट करने के लिए वीआरएम का उसका बेसिक नॉलेज हम देना चाहेंगे। कंटेंट्स, इस हमारे वीडियो में जो कुछ पार्ट्स में बनाएंगे उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्लांट मेंटेनेंस रूटीन्स, इंट्रोडक्शन रहेगा प्लांट मेंटेनेंस रूटीन्स का। और वर्टिकल रोलर मिल्स का मेंटेनेंस रूटीन्स में, मिल इन ऑपरेशन कंडीशन में, मिल स्टॉप्ड वीकली, क्वार्टरली, वीयर मेजरमेंट, गियर बॉक्स में रिड्यूसर, ऑयल लेवल्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, सेपरेटर, फीडिंग सिस्टम, इन सब के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम करते हैं प्रोसेस इनसाइड ए वर्टिकल रोलर मिल। जो वर्टिकल रोलर मिल है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसमें बात करेंगे। देखो साइड में एक फोटो दिखाया गया है डायग्राम, उसमें आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फर्स्ट है ग्राइंडिंग। इसमें क्या होता है, द मेटल इज ट्रैप्ड बिटवीन द रोलर्स एंड द टेबल। जो हमारा रोलर और जो टेबल होता है, इसमें आप देखेंगे तो नीचे से सेकंड वाले में ग्राइंडिंग लिखा हुआ है। तो वहाँ रोलर और टेबल के बीच में जब मेटल जाके जाएगा ना, तो फ्रिक्शन की वजह से रोलर घूमेगा। मेटल और रोलर का फ्रिक्शन की वजह से रोलर घूमता है। रोलर में कोई घूमने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, ओनली रोलर में हाइड्रोलिक प्रेशर होता है जिससे कि वो दबा हुआ रहता है। तो उसकी वजह से दोनों रोलर और टेबल के बीच में मेटल ट्रैप्ड होता है, उसकी वजह से उसका ग्राइंडिंग होता है। ड्राइंग, व्हेन द हॉट गैस कॉन्टैक्ट द मेटल लिविंग द टेबल। क्या होता है, टेबल के चारों तरफ डैमरिंग रहता है। ठीक है, जब पाउडर्ड मेटल ग्राइंड होने के बाद क्या होता है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो आपका उसका रेडियल डायरेक्शन में जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो जब डैमरिंग की हाइट से ज़्यादा मेटल हो जाएगा तो बाहर गिरने की कोशिश करेगा। वो बाहर गिरेगा, वो मेटल नीचे से नोजल रिंग से आ रही हॉट गैस के कांटेक्ट में आएगा, वो कांटेक्ट में आके लिफ्ट होगा। तो वहाँ लिफ्ट जब होने की रहेगा तो उस समय हॉट गैस के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ड्राई होता है। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टेबल टू द सेपरेटर एंड फिल्टर बाय द गैसेज। क्या है, टेबल से सेपरेटर तक वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हॉट गैस। जब वो डैम रिंग से जब नीचे जाए गिरने की कोशिश करेगा तो हॉट गैस उसको लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करेगा अप टू सेपरेटर में जाके वो गैस और उसमें होगा, सेपरेट होता है। सेपरेटर का क्या काम है, द फाइन प्रोडक्ट फ्रॉम द कोर्सर। जो सेपरेटर का रोटर है वो घूमेगा, उसकी वजह से आपके उसमें फाइन और कोर्स मेटल अलग अलग होगा। कोर्स मेटल होगा वो अगेन टेबल पे गिरेगा, और फाइन मेटल होगा वो आपको हॉट गैस के साथ में वीआरएम को से एग्जिस्ट करके चला जाएगा। वो जो एग्जॉस्ट गैसेज रो मिल लिखा है ना टॉप में ट्रांसपोर्ट में, वहाँ जाएगा। तो ये इसका बेसिक ऑपरेशनल फंडा है। इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, 4 ऑपरेशन मेन बेसिकली है, ग्राइंडिंग, ड्राइंग, ट्रांसपोर्ट एंड सेपरेटिंग। सेपरेटर में सेपरेटिंग होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इंट्रोडक्शन हम जो करेंगे उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रूटीन्स नीड्स। जो रूटीन्स की उसकी क्या क्या नीड्स है उसके ऊपर देखेंगे। तो क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि जैसे कि सपोज प्लानर, वीआरएम के लिए जो प्लानर है उसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एग्जीक्यूटर है उसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वाकबा इंस्पेक्टर है उसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका प्रोसेस वाला है उस सेक्शन में है उसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। उसको जाके उस वीआरएम में जब बंद रहेगा तो उसमें क्या क्या चेक करना है, उसको प्रॉपर उसका चेकलिस्ट होना चाहिए, उसको जाके वो चेक करना है। तो जाके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्रॉपर रहेगा तो हम उसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है मिल में। स्ट्रिक्टली फॉलो अप प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी।
जो भी प्रोसीजर है हमको छोटा सा भी एक्टिविटी का एक प्रोसीजर बनाना है, उस प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हमने आज ये प्रोसीजर किया, ये काम हमने किया है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना है। स्टेबिलिटी इन द इंस्पेक्टिंग पर्सनल टू इंश्योर रिकॉग्नाइज ऑफ अनयूजुअल सिचुएशन, ये थर्ड पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है कि स्टेबिलिटी इन द इंस्पेक्टिंग पर्सनल, जो भी आदमी उस वीआरएम के अंदर जाके इंस्पेक्शन करेगा वो सेम पर्सन जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। जैसे कि आज आपने सपोज ABCD 4 एम्प्लॉय है आपका उस सेक्शन में, ठीक है। आज ए बंदा जाके वो वीआरएम को जाके इंस्पेक्शन करके आया, या कोई सा भी इक्विपमेंट हो उसको जाके इंस्पेक्शन करके आया, कल B जाके उसको इंस्पेक्शन किया, परसों C जाके किया। मीन्स हम सेम पर्सन को नहीं रखेंगे सेम जगह, तो क्या होगा कि उसमें सपोज आज आप किसी इक्विपमेंट के पास गए, उसके पास क्या साउंड थी, कल आप उसकी सेम बंदा उसी इक्विपमेंट के पास जाएंगे तो उसको साउंड से वो पहचान लेगा इसमें कुछ अबनॉर्मल साउंड आ रहा है, तो वो बोलेगा यार इस इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेम आदमी को उसमें अगेन इंस्पेक्शन के लिए जाना चाहिए, वो सेम चेकलिस्ट को लेके जाएगा, सेम इंस्पेक्शन करेगा, 1 by 1 पॉइंट करेगा, तो उसको लास्ट टाइम उसने क्या देखा था उसकी आई से विजुअलाइजेशन हो जाएगा, और विजुअलाइजेशन होने से उसको पता चलेगा यार यहाँ पे पहले डिफरेंट था और अभी डिफरेंट है। तो उसकी वजह से हम एज ए टीम फिर बाद में जाके उसको चेक करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकती है, और एक बड़े ब्रेकडाउन को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी टू इंश्योर क्रॉस चेक्स, या कई बार क्या होता है कि एक वीआरएम में घुसा और 4 वेल्डर घुसा है अलग अलग जगह पे वेल्डिंग के लिए, हम सब वियर आउट होगा, वॉर्न आउट होगा, उसमें 4 वेल्डर डाल दिए, वेल्डिंग कर रहा है अंदर, और हम गए और एक ही वेल्डर का हम काम देख के रिटर्न आ गए, बट 3 वेल्डर ने क्या काम किया मालूम नहीं। तो उसके लिए एक प्रॉपर क्रॉस चेक के लिए एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि हमने आज ये आदमी को घुसाया है, उसको ये काम दिया है, तो उसको जाके अगेन जो भी क्रॉस चेक करने जाएगा बिफोर क्लोजिंग मिल डोर, उसको देखने जाएगा, तो उसको प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ यार हमने ये सारा एक्टिविटी जो आज हमने प्लान किया तो वो कंडक्ट हुआ है। यूज ऑफ सप्लायर एंड कंपनी स्टैंडर्ड्स, क्या होता है कि जैसे सपोज लोसे का वीआरएम है, FLS का वीआरएम है, यूबे का वीआरएम है, पॉलिशियस का वीआरएम है, जिसका भी जो भी मेक का वीआरएम है वो उसका अलग स्टैंडर्ड रहता है, वो अलग अपना मेंटेनेंस शेड्यूल देता है, अपना अलग प्रोसीजर देता है, उस सब अलग उसका स्टैंडर्ड होता है, उसको हमको फॉलोअप करना चाहिए। उसको हम फॉलोअप करेंगे तो क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सीमेंट इंडस्ट्री की कुछ कंपनीज का भी अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, लाफार्ज होल्डिंग का अलग स्टैंडर्ड है, हेडलबर्ग का अलग स्टैंडर्ड है, अल्ट्राटेक का अलग स्टैंडर्ड है, वो अपना खुद का स्टैंडर्ड भी बनाए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अलग अलग जगह पे काम आती है। ऑटोमेशन ऑफ द शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटी बाय ए कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिकमेंडेड। कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारा कुछ कंपनीज SAP यूज़ करते हैं। SAP में क्या PM03 का एक ऑर्डर होता है, वो क्या होता है उसमें हम एक्टिविटी को सब वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसमें वीकली में जाके क्या क्या चेक्स करने हैं वो बना के उसमें डाल दिया एक बार, तो वो एवरी वीक में ऑर्डर रिपीट होकर आपके पास आ जाएगा, भाई आपको वीकली ये चेक करना है, और डेट भी रहेगा उसमें। मंथली में हमको क्या क्या चेक करना है वो उसमें डेट भी रहेगा, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इजीली, बहुत अच्छा है वो SAP में। तो कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं हम। नेक्स्ट है द राइट टूल्स हैव टू बी अवेलेबल टू मेक इंस्पेक्शन ईजियर एंड गेट द राइट रिजल्ट। जो इसमें एक एग्जांपल दिया है छोटा सा ऑयल लेवल का, तो क्या उसमें ऑयल लेवल में मिनिमम और मैक्सिमम ऑयल लेवल का इंडिकेशन है। मिनिमम से नीचे आया तो हमको ऑयल टॉपअप करना है, मैक्सिमम से ज़्यादा जाना नहीं है। मेकिंग मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ इजियर रिकॉग्नाइजेशन, और वहाँ एक लेबल देना है, जो लेबल दिया है कि उसमें मोबिल का ऑयल है, वो जो भी लिखा है वो ऑयल उसमें उसके लिए राइट ऑयल है और ये रिक्वायर्ड है। तो जो हमको कई बार क्या होता है, हम स्पिनर लेके किसी इक्विपमेंट में गए, टूल्स लेके गए, उसमें क्या स्पिनर नहीं लग रहा है, जो हमारा डी स्पिनर है, रिंग स्पिनर है, वो नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं स्क्रू स्पिनर को लेके उसमें लगा देते हैं। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, हम स्पिनर से ही उसको खोलना चाहिए,
हम स्क्रू स्पिनर लगा के खोला तो क्या प्रॉब्लम आएगा, उसका थ्रेड डैमेज होगा, उसको प्रॉब्लम होगा, उसका जो हेक्सागोनल जो पोजीशन है वो भी डैमेज होगा, उसका ग्रूव चला जाएगा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसके लिए राइट टूल्स टू अवेलेबल इंस्पेक्शन एंड राइट, हमारे जो भी प्रॉपर इंस्पेक्शन की जो राइट टूल्स है उसको ही यूज़ करना चाहिए। इसका जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। स्टेप्स एंड बैलेंसिंग ऑफ इंस्पेक्शन रूटीन्स, इसमें इंस्पेक्शन रूटीन्स एक बना के दिया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं इजीली इसमें क्या क्या है। एंड इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू इंश्योर द रूटीन्स कैन बी कैर्ड आउट, ये जो मंथली, इसमें 3 मंथली, ईयरली पूरा सब कुछ दिया गया है, लिखा हुआ है इसमें। ये बहुत छोटा मैंने जस्ट एक स्लाइड में दिया है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, रेफर टू मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ डिटेल्स, जो इसके डिटेल्स के लिए आपका जो मेंटेनेंस मैनुअल है OEM ने दिया है उसको हम रेफर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी वे है ट्रैकिंग के लिए। फॉल्स एयर, इसमें 2 जगह पे हमने दिया है फॉल्स एयर। फॉल्स एयर क्या होती है कि जो हमारा सपोज VRM है, VRM में हॉट गैस किलन से आ रहा है या हॉट गैस जनरेटर से आ रहा है, बट इन बिटवीन उसी डक्ट में कहीं होल है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट का एयर खींच रहा है, तो वो जो एयर आ रही है वो रिक्वायर्ड नहीं है उसको, और वो इन्वायरमेंट से आ रही है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स एयर। जैसे सपोज ये डोर दिखाया गया फर्स्ट जो सिलेंडर के ऊपर में, दूसरी साइड में डक्ट के वहाँ दिखाया गया है, तो वो है। False air can usually be easily detected during operation as it is processed a characterized noise when air is entering a system. सिस्टम के अंदर जब एयर इंटर हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी एक अलग सी सेक्शन का नॉइस आएगा, साउंड आएगा, उससे हम उसको पकड़ सकते हैं, फॉल्स एयर को चेक कर सकते हैं। डिटेक्टिंग ऑफ फॉल्स एयर सोर्स कैन बी मेड विजुअल बाय लॉकिंग एंड ओपनिंग्स इन द सिस्टम। सिस्टम को खोल के हम देखेंगे तो छोटे छोटे स्टार से दिखेंगे, क्योंकि बाहर लाइट होगी अंदर में डार्क होगा, तो उसकी वजह से स्टार दिखेंगे, तो वो एक हमारे को फॉल्स एयर का है। फॉल्स एयर का इम्पैक्ट क्या क्या होता है। फॉल्स एयर मस्ट बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम सिंस इट नेगेटिवली अफेक्टेड द पावर कंजप्शन ऑफ द फैंस। ये एक लाइन है, इसका क्या मीनिंग है, फॉल्स एयर आपका पावर कंजप्शन पे कैसे इफेक्ट करेगा। इसमें लिखा है पावर कंजप्शन, इसके लिए क्या है, आपको आप सपोज हॉट गैस लिया, उसका वॉल्यूम देखो, और जो 180-200 का डिग्री का आपको गैस आया किलन से, सपोज 200 डिग्री गैस का वॉल्यूम देखिए, और आपको एक इन्वायरमेंट से 30-35 डिग्री का टेम्परेचर का गैस है, उसका वॉल्यूम आप देखें, तो दोनों के वॉल्यूम में बहुत ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आपका हॉट गैस का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा और ठंडा गैस का वॉल्यूम कम रहेगा। आपका फैन क्या होता है कि वॉल्यूम को इन और आउट करता है, अगर आपका ठंडा गैस है उसका वॉल्यूम कम रहेगा तो क्या उसको ज़्यादा खींचना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो उसको कम खींचना रहेगा एयर, तो उसमें एयर ज़्यादा टेम्परेचर से उसकी वजह से उसको खींचने में ज़्यादा ताकत नहीं है, और हॉट एयर को खींचने में ज़्यादा ताकत नहीं है। कोल्ड एयर को खींचने में क्या उसको टेम्परेचर कम है, उसका वॉल्यूम कम है, तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, उसकी वजह से उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये इसका मेन रीज़न है। और आप उसको बंद करेंगे तो आप, अगर हमारे फॉल्स एयर एंट्री कम हो जाएगी तो हम उसको पता कर सकते हैं कि हमारा पावर कंजप्शन का इफेक्ट हम चेक कर सकते हैं। इन मैनी इंस्टेंस इट लिमिट द किलन प्रोडक्शन इफ फैन आर ऑपरेटिंग एट द कैपेसिटी लिमिट। जो हमारा फैन है वो मैक्सिमम RPM पे रन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका किलन का प्रोडक्शन को भी इफेक्ट कर सकता है वो। फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन a false air measurement comparison has to made where the O2 content is measured at different location along the gas flow। ये थर्ड पॉइंट है, इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास पोर्टेबल गैस एनालाइजर आता है, उस गैस एनालाइजर को लेके हम अलग अलग पोजीशन पे छोटे छोटे होल्स बना के, डमी पॉइंट बना के, उसको डमी को खोल के वहाँ से गैस का टेम्परेचर, गैस में ऑक्सीजन चेक करके हम ऑक्सीजन मेजरमेंट का जो पोर्टेबल एनालाइजर है उससे ऑक्सीजन चेक करके हम डिफरेंट लोकेशन में चेक करेंगे, तो उसकी वजह से आपका
इनलेट और आउटलेट में चेक किया, सपोज मिल के, तो मिल के इनलेट में कितना ऑक्सीजन आया या आउटलेट में कितना ऑक्सीजन आया, तो उसकी वजह से डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइड बाय इनलेट करेंगे तो हमारे को कितना फॉल्स एयर परसेंटेज है वो पता चलेगा। तो जो वो परसेंटेज है उसको सपोज ज़्यादा आया, 15% से ज़्यादा आया, मतलब उसमें फॉल्स एयर रियली में है। 10 to 15% तक अलाउ रहेगा, उससे ज़्यादा है तो हमको चेक करना है। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को आते जाना है, तो आउटलेट में जहाँ हम चेक किए वहाँ से एक एक पॉइंट को चेक करते हुए आना है, कहाँ से हमको उसका कंप्रे जो खींच रहा है अंदर, तो उसकी एक अलग सा साउंड होता है, उसको देखना है, उसको आइसोलेट करना है। मैकेनिकल से हो सकता है या उसमें कुछ दूसरा लॉकटाइड आता है वो भी लगा सकते हैं, तो उसके हमको फॉल्स एयर को अरेस्ट करना होता है। और यही प्री हीटर में है, तो प्री हीटर में क्या, साइक्लोन में जो साइक्लोन से छोटे छोटे डोर होते हैं, और डोर से भी डोर से भी आता है, कई जगह पे छोटा छोटा वॉर्म हो जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, या रिफैक्ट्री गिर गया तो वहाँ से जो प्लेट है डैमेज हो जाएगा, छोटा सा होल्स हो सकता है, उससे जाएगा आपका फॉल्स एयर। तो वो सारे छोटे छोटे फॉल्स एयर के पॉइंट्स को रोकना है, उससे हम पावर कंजप्शन में इफेक्ट हो सकता है, और उससे पावर कंजप्शन में भी हो सकता होगा, और आपका प्रोडक्शन में भी होगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर सपोज आपका 180 डिग्री का गैस आया और उसमें 30 डिग्री का इन्वायरमेंट से एयर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर वो डाउन होगा, एवरेज टेम्परेचर डाउन होगा, तो आपका जो मटेरियल को लिफ्टिंग की कैपेसिटी कम होगी और ड्राइंग भी कम होगा, उसकी वजह से आपका टेबल के ऊपर ही मेटल रोटेट होगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट करेगा। तो सारी चीज़ें इसमें इफेक्ट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है दबाइए, जिससे कि जैसे हम न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले पहुंचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।